बीकानेर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया का सूरत। दो कंपनी जो सबसे ज्यादा लड़ी थी, ब्रिटिश और फ्रेंच, 3 को लड़ाई लड़े सब आपस में, और डचों को तो एक के लड़ाई में समेट दिया, वेदरा के युद्ध में समेट दिया। अब इसके बाद नवीन छोटे राज्यों के बारे में देखना है। किसके बारे में? छोटे राज्यों के बारे में। ठीक है, छोटे राज्यों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बैठ जाओ गर्ल्स लोग जल्दी। क्या हो गया बकलोलिया? इसका कभी कभी दिमाग काम करता है, कभी कभी छोड़ देता है, तार छोड़ते रहता है इसका। चलिए बाबू, अब हम लोग को देखना है नवीन छोटे राज्य। रेडी आप लोग? हमको सबसे पहले क्या देखना है? अवध को। देखिए जब मुगल थे सब, तो मुगल बिखरना चालू हो गए, सब मुगल बिखरना चालू हो गए। इसी क्रम में दिल्ली से अवध का एरिया क्या हो गया? खत्म हो गया। अवध का एरिया क्या हो गया? कट गया यहां से। ये हो गया अवध। क्या हो गया? अवध। स्वतंत्र अवध की स्थापना सादत खान ने किया था। अवध की स्थापना किसने किया? अवध। अवध की स्थापना किसने किया? सआदत, शहादत नहीं, सआदत खान। सआदत, शहादत खान, शहादत नहीं, शहादत मतलब तो बली, शहीद, उसमें शहादत लिख दिया है। हाँ तो थोड़ा सा सुन, यही लिखा है। यही 2-4 को होगी, सबको उर्दू पढ़ा हुआ है, वही नहीं, कैसे शहादत नहीं, शहादत होता है, उर्दू लफ्ज है शहादत। तो किसने किया था? शहादत खान। मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किसके समय? तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसी के समय क्या हुआ था? इसकी स्थापना हो गई थी, और ये दिल्ली से टूट गया। दिल्ली से क्या हो गया? टूट गया। जबकि ये लोग पहले दिल्ली का ही भाग था। अब ये तो अपने स्थापना किया, धीरे धीरे अभी सोचा कि हम अपना साम्राज्य करेंगे। देखिए भारत की सबसे बड़ी खराबी रही है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सबसे ज्यादा है। मतलब हर इंसान खुद को सबसे ज्यादा आगे ले जाना चाहता है। समझा कि नहीं आगे? यहाँ पे भले ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट हमारे पास बहुत कम है, चाहे कहीं भी दिखेगा। अब देखेंगे कोई मुखिया है, वो अगर सोचेगा कि समाज की भलाई करना है, तो अपने 5-6 आदमियों को लगा देगा कि तुम सिंचाई का काम देखना, तुम शिक्षा का काम देखना, तुम इसका काम देखना। देखेंगे ना, 1-2 साल बाद वही आदमी मुखिया को दाब देगा, कहेगा अब हम उठ तो कम हम ही ना कह लो, अब हम उठ तो ये क्या है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। जिसको जो काम दीजिएगा ना, ओकरा से दूगो आगे जाके सोचने लगेगा। चाइना में भी ये समस्या बड़ी ज्यादा थी। चाइना ने क्या किया ना, फैक्ट्री जब बनाया तो कहा कि एक आदमी एक काम करेगा, स्पेशलिस्ट बना दिया। वहां जैसे जाएगा ना, तो कोनो नट कसने वाला है ना, तो स्पेशलिस्ट है वो, दोनों हाथ से नट कसेगा, बाकी कुछ जानबे नहीं कर रहा है वो। हमारे यहाँ एक को सब जान रहा है वहां पे, तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी चौपट है वो, मल्टीपल चौपट है वो। देखिए तो सादत खान किसके अंडर में काम कर रहे थे? मुगलों के अंडर। अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिए, भले पैसा है चाहे नहीं है, बना लिए। तब तक ईरान का रहने वाला था नादिर शाह। ईरान का कौन था? ये पाकिस्तान है, और ये क्या है? ईरान। ईरान का था नादिर शाह। नादिर शाह, इसे एशिया का नेपोलियन या ईरान का नेपोलियन, एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पे क्या कर दिया? आक्रमण किया। अवध पे कहां चल गया? अवध पे। और इसी के साथ था अहमद शाह अब्दाली। इसकी सेना में कौन था? अहमद शाह राजा था, लाखों की फौज लेके आया था। उसी की सेना में एक नॉर्मल सिपाही था, कौन? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली लेकिन लड़ने में बहुत बहादुर था वो, उस समय के लड़ाई में था वो। अब देखिए ऐसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो ये कहते हैं कि अपने पिच पे खेलने में अच्छा होता है, दूसरे देश में जाके खेलते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सोचिए युद्ध लड़ना कितना टफ होगा। अब ये नादिर से आ गया शहादत खान के पास, शहादत खान हाथ गोड़ जोड़ लिया कि भाई आए हो काहे लिए, यहाँ पे बैठ के तुम्हें राजनीति करनी है, ये क्षेत्र चाहिए? तो कहा ना हमको पैसा चाहिए। क्या चाहिए? धन दौलत, सोना चांदी चाहिए। कहा कि तब तुम बकलो लो, सोना चांदी हमारे पास कहां से मिलेगा? सबसे ज्यादा सोना चांदी जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के पास है। किसके पास? मोहम्मद शाह रंगीला के पास। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? किसके पास है? मोहम्मद शाह रंगीला के पास। तो कहा कि देख तुम झूठ बोल रहा है, हमको तो ईरान में हल्ला किया था कि तुम्हारे पास पैसा है। कहा कि हमारा झूठे बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, आप जाके देखिए दिल्ली। तो कहा कि ना तोरे यहाँ लूटेंगे। कहा कि कोई फायदा नहीं है, चलिए हम आपको दिखाते हैं खजाना, खा लिए। एक काम कीजिए आप यहाँ से दिल्ली जाइए। तो कहा कि ईरान में हल्ला है कि तुम्हारे पास है, तुम कर आए दिल्ली, दिल्ली वाला फिर कहीं और भेजेगा हमको, तो हम लूटने आए कि पोस्ट ऑफिस है, हमको पोस्टमैन बना दिया तुम लोग। आगे आप यहाँ से चुपचाप जाइए दिल्ली, दिल्ली में धन दौलत लूटिए, वहां अगर नहीं मिलेगा तो आप वापस आइएगा, हमको चौराहा पे टांग के काट दीजिएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि हम पहले वहीं ना थे, बाद में अलग हुए हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। गया कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में कौन शासन था? मोहम्मद शाह।
1737, 1739, 1739 आक्रमण करने गया मोहम्मद शाह रंगीला के पास। तो मोहम्मद शाह रंगीला टेंशन फ्री था, दारू पी के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था और कहा देखो हमको क्या होगा, अभी हम 2 साल पहले पिटाए थे मराठों से। मराठा इन्हें कब मारे थे सब? 1760 बाजीराव प्रथम जाके मारा था ना उसको, तो अभी हम पिटाए थे अगले साल, पैसा भी दिए थे हम कि अगले अगर हमको कोई विदेशी आदमी आके पीटेगा तो तुम बचाना। नादिर साहब मतलब क्या होता है, आने दो मराठा बचाएंगे हमें, पैसा तो पैसा कौन सी का लिए हैं। मराठा कहीं भी नहीं किया सब बचाने, मराठा गए थे तो बचाने, क्या बकलोल कहीं का, तुम बकलोल है, मराठा थोड़े बकलोल है, सब नहीं जाएंगे यहाँ पे, मराठा कहीं भी नहीं किया सब। आई ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, घुस गया कौन, नादिर साहब, मार काटाकुटी चालू कर दिया यहाँ पे, नादिर साहब भाग गया, मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया, क्या बंद करे ऑर्केस्ट्रा बंद कर, यहाँ भाग यहाँ पे, बंद कर यहाँ पे, पूरा धन दौलत लूटा कौन, नादिर साहब, जबरदस्त पैसा लूटा नादिर साहब, इतना सोना चांदी लूटा। और वहां पे एक तख्त रखा हुआ था सोना का, उस पे कोहिनूर हीरा था, मयूर सिंहासन, हीरा जवाहरात था उस तख्त में, उठा ले गया, कहा लाद इसको घोड़ा पे लाद, तो घोड़ा पचक गया, इसे कहा टूट जी तो हो हमारा, कहा हाथी पे लाद इसको, हाथी पे लादो इतना भारी है, तो हाथी पे लादा सब। वास्को डी गामा मसाला ले गया था ना, नादिर शाह सोना ले गया था, सोना लेके गया था नादिर शाह यहां से, और पूरा इतना सोना ले गया ना नादिर शाह कि उसको ले जाने में दिक्कत होने लगा। तो कहा कि ये क्या छीटाने से दिक्कत है यहाँ पे, एक काम करते हैं ना, हम सादत खान को दे देते हैं, बेचारा बड़ी गरीब है। किसको दे देते हैं? सादत, बड़ी गरीब है यार, उसको हम लोग क्या करते हैं, ले जाके दे देते हैं यहाँ पे, हम उसके पास लूटने गए थे, अगर उसने सही जानकारी नहीं दिया रहता तो शायद हम नहीं लूट पाते। तो कहा घोड़ा मोड़ दे, घोड़ा मोड़ 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 घोड़ा मोड़, तो घोड़ा मोड़ा, कहा चल चल कहाँ पे, सादत खान, कहाँ चलो, सादत खान के पास चलो, यहाँ पे उसको कुछ धन दौलत देखेंगे। तो गया सादत खान के पास, तो सादत खान देखा कि भाई वापस आ रहा है, सादत खान डर गया, उसको लगा कि ये गया होगा दिल्ली और मोहम्मद शाह रंगीला धन दौलत छुपा दिया होगा, इसको मिला नहीं है, अब ये हमको चौराहा पे टांगेगा और काट देगा, तो इससे चला सुसाइड कर लिया, सादत खान का कर लिया, सुसाइड कर लिया। बताइए ऐसा तैसा बकलोल है बेचारा। अब सादत खान की पत्नी चिल्लाने लगी यहाँ पे, अब तब नादिर शाह आया, कहा कि हम तो धन दौलत है, कहा चुप रहे, तोरे चक्कर में डरा के मैं, अच्छा महिला घुसी आ जाएगी ना, ये नहीं देखेगी प्रोटोकॉल क्या है, सामने प्रधानमंत्री है कि डीएम है, कुछ नहीं है, आप शराबना चालू करेगी ना, आर पार कर देगी शराब के, नहीं समझे, और ऐसा शराबी की आप रीजनिंग लगाने लगेगा, शराबी किसको है। अब नादिर शाह को लगी शराबने गरियाने हो के गिरे, तोरे चक्कर में मर गई लो ही आई हाउ दुनिया भर का, कहा कि भाई हम तो पैसा देने आए थे, लीजिए धन दौलत लीजिए यहाँ पे रखिए। अब कहा नादिर शाह का जल्दी चल जल्दी चलना, कहीं मारपीट करने लगी तो दिक्कत हो, चल चल वापस चल वापस चल, वापस चला गया कौन, नादिर शाह, कहा गया यार वापस चलो यहाँ पे। नादिर शाह कहां चला गया, ईरान, वापस चला गया। इसी के सेना में था अहमद शाह अब्दाली, उसने देखा कि भारत के लोग जब युद्ध होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, समझ में आ गया। हम बिहार वाले में तो ये और समस्या है, हम लोग भले बोलेंगे कि हम बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, यहाँ चौराहे पे अगर किसी को गोली मार देंगे ना 1000 के भीड़ में ना, तो कोई गवाही देने नहीं आएगा, पूरे भीड़ में गोली मार देंगे तो खैर तो खतरनाक चीज हो जाता है, क्योंकि हर इंसान में दहशत हो जाता है कि उसको मार दिया तो हमको ही मार सकता है, गोली मारना तो बहुत बड़ी चीज हो गया। एक नॉर्मल टुच्चा वाला गुंडा 3-4 झापड़ मारा है ना, तो कोई गवाही नहीं देने जाए, समझ आएगी नहीं गया। अब जब सब मैटर खत्म हो जाएगा, 100 पे भारी, कहां थे बबुआ, क्राइम रेट सबसे ज्यादा और कन्विक्शन रेट सबसे कम, समझ में गया। क्योंकि यहाँ के सारे गुंडे मवालियों को पता है कि दहेज मतलब जो गवाही देने की बात जब आएगी वहां पे क्राइम के बाद कोर्ट में, तो किसी का हिम्मत नहीं करेगा जाने के लिए, समझ में। ये बात अगर बोल दीजिए तो खराब लगेगा, परपरा के लग जाएगा बिहार के लोग को, बोलता है काहे, कन्विक्शन रेट कोर्ट में जाके तुरंत गवाही बदल जाती है डर के मारे। तो हम बिहारी लोग सब चीज में बहादुर हैं, गवाही नहीं देते हैं, बस हम लोग क्या है, बहादुर हैं, लेकिन एक टुच्चा गुंडा के खिलाफ गवाही नहीं देते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग क्या जब बम चलाए थे, सब कुछ कई कुछ हुआ था, तो कई लोग सलाह दे रहे थे कि केस FIR मत कीजिए, फिर मारेगा। हम कई इस बार हम भी तैयार हैं, क्या खाली तुम्हारे पास बम है, ये हाल है। लोग कहते हैं केस मुकदमा मत करो, नहीं केस मुकदमा मत करो। यहाँ पे इतना विद्यार्थी पढ़ा के दरोगा DSP एन में गया है, सभी कहिया काम आएगा सब। जब जब पूर्वा चलता होगा ना, तब तक उन लोग को दुखाता होगा, तब तक बाप बाप चिल्लाते रहे, बाप नहीं खान जब जब पैर ना उठल जाता होगा सीढ़ी पर, अरे खान सर हो रे दादा दादा।
नादिर शाह के आक्रमण के समय ये देख लिया किसने? अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को साफ कर दिया। अंग्रेजों ने देख लिया यार ये भारत वाले तो किसी के लिए नहीं खड़े होते हैं, किसी के लिए नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि ये तब भैया इसका उपाय कुछ नहीं है भारत में, एक काम करते हैं, एक एक करके सबको मारते हैं, एक एक करके। तो जब बंगाल को मारे सब तो बाकी किसी को नहीं टच किए थे, तो मुंह देख रहे थे लोग। मराठों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे, मुगलों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे। भारत में आज भी ऐसे ही होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? हमेशा होता है। आजाद भारत में अगर आपको देखना है तो 1984 में सिखों के विरुद्ध जो नरसंहार हुआ, कितनी हत्याएं हुई सिख विरोधी दंगों में, कोई आया बोलने? नहीं आया। 1984 की बात थोड़ा आगे बढ़िए, 93 में कश्मीरी पंडितों के साथ जब हुआ, कौन आया बचाने? कोई नहीं। थोड़ा 10 साल और आगे आइए, 2002 में आइए, गुजरात में जब मुसलमानों के खिलाफ हुआ तो कौन आया? कोई नहीं। थोड़ा और आगे आइए, मणिपुर में 1 साल से हो रहा है, कौन गया? कोई नहीं। फिर भी मेरा भारत महान हम लोग बोलेंगे, लोग 26 जनवरी 15 अगस्त। बहुत विडंबना है इस देश की। हमारे यहाँ आज भी ना, जो 1857 की क्रांति थी ना, अंग्रेजों ने कहा था कि राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, और आज भी आप लोग को दिखेगा जिसे गुजरात में मुसलमानों की चिंता है उसमें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, और जिसे कश्मीरी पंडितों की चिंता है उसमें गुजरात में जो मरे उनकी चिंता नहीं है, जिसे सिखों की चिंता है उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मणिपुर से मतलब, उन्हें किसी से मतलब नहीं। राष्ट्र कहां हमारे पास रह रहा है? आज भी आप देखिएगा हमारे पास धर्म और जाति आज भी हावी है हमारे ऊपर, नहीं है? आप बताइए, अगर राष्ट्र हावी रहता हमारे ऊपर तो जो व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति गुजरात दंगों के लिए लड़ रहा है, और जो व्यक्ति सिखों के लिए लड़ रहा है, वो अलग अलग क्यों है? क्यों एक ही कम्युनिटी के लोग लगता है हमारे? और भी देखिए जातिवाद कितना है। कश्मीरी पंडित ना होकर कश्मीरी दलित होते तो शायद न्याय न मिलता। आप बात समझिए, वहां क्यों कश्मीरी पंडित, अगर उसके सामने बस नाम डाला कश्मीरी दलित, हाँ होगा कुछ, आपको लगता है चीज? आप अपनी आंखें बंद कर लें, समाज को देखना छोड़ दें, वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी से आप नहीं भाग सकते। ये आज भी होता है, उनको द्वैम दर्जा के तौर पे देखा जाता है। आज भी छुआछूत कानूनी रूप से खत्म हो गई, लेकिन मानसिक रूप से खत्म होने में भी समय लगेगा। यहाँ पे बिल गेट्स जैसा इंसान आके एक चाय पिया एक छोटी जाति के व्यक्ति के पास, यहाँ पे सोचिए क्या भारत में ऐसा होगा? उतना बड़ा रईस आदमी है, दुनिया में जितने कई देशों की जीडीपी उतना वो पैसा बांट रहा है कि नहीं बात? तो हमारे यहाँ छुआछूत किताबों से खत्म हुआ, संविधान के माध्यम से खत्म, मानसिक रूप से अभी भी खत्म नहीं हुआ। और जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो दलित जातियां हो गई, SC ST पिछड़ गए, उन्हें क्या लगता है ना कि शिक्षा का असली फायदा हमें तब मिलेगा जब हम 25 साल पढ़ लेंगे और नौकरी हो जाएगा तब ना। 4 पीढ़ी बाद आपको शिक्षा की ताकत समझ में आएगी, आज नहीं, 4 पीढ़ी बाद समझ में आएगी। नहीं आ गया यहाँ पे? आज ही समझ में आएगा। आज अगर हम लोग 2016-17 में जब हम लोग संस्था खोले थे, मतलब 16-17 में नहीं और पहले ही, अब यादों नहीं है कभी क्योंकि हम लोग को तो खोलना ही नहीं था संस्था। उतना आदमी पढ़ाने गया, पढ़ाते इधर रह गया, तो पता चला कि भैया हम लोग टीचर हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद 2040 की बात करते हैं। 2040 में बिहार में ऐसा कोई जिला ना होगा, ऐसा कोई गांव ना होगा जहां हम लोग के पढ़ाए हुए विद्यार्थी न रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके 50 साल बाद सोचिए, शायद ही ऐसा कोई अधिकारी ना होगा जो आप ऐसा ना होगा जो आप लोग के बैच वगैरह का जान पहचान का ना हो। अगर कोई मुसीबत होगा ना तो कहेगा अरे ऐसे हो गया, तुरंत लिंक भिड़ा लेगा यहाँ पर। तो अभी क्या है ना कि संविधान के बाद दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को पढ़ने का मौका मिला। अभी उनको व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्तिगत लाभ। सामाजिक लाभ अभी कहां हुआ उनको? नहीं। अब जैसे कोई अधिकारी बन गया, अब उसे रहना है तो एक अच्छे एरिया में जाके रहेगा। अब वो अच्छे एरिया में कोई उसकी जाति बिरादरी का है ही नहीं है, तो अपनी जाति भी छुपाने लगता है। 50-60 साल बाद उसका भी आएगा धीरे धीरे समाज में ये सब चीजों का बदलाव। तो बहुत था। तो भारत में ना राष्ट्रीयता बड़ा धूमिल होती जाती है। हम लोग अभी भी ना किस चीज पे हैं लोग? धर्म, और धर्म के बाद जाति, और उसके बाद अपना क्षेत्र। हम बिहारी हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तो किसी की भाषा है, लेकिन मेनली जाति और धर्म जो है ना वो अड़ंगा लगाता है। ये चीज अंग्रेज देख लिए थे। वो आया विदेश से, मार के चल गया, सादत खान इशारा कर दिया वहां पे, उसके बाद उसको पैसा देके गया, वापस चले गए लोग यहाँ पे। नादिर शाह जब आया था, मराठे अगर यही मार देते नादिर शाह को तो अहमद शाह अब्दाली आया रहता? नहीं आया रहता यहाँ पे। अभी बताइए, जब आप मुंह देख रहे थे तो जब आपका लड़ाई होगा तो उधर भी मुंह देखेगा सब। हो गया काम यहाँ पे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली बच्चा था उस टाइम, मार देता, काम खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? नादिर शाह के आक्रमण के समय लोग तो मुख्य दर्शक बैठे हुए थे, नहीं बने थे। मारते लोग तो लूट के लेके चल जाता। अरे समझदारी क्या रहती मराठों की कि नादिर शाह यहाँ आया, आने देते, दिल्ली में युद्ध किया, करने देते। जब युद्ध से लौट रहा था, सोना बांट के लौट रहा था, मार देते सोचो तो नहीं, वहां से युद्ध लड़के सोना भी मिल जाता, नादिर शाह भी चौपट हो गया रहता यहाँ पे, और पूरा एरिया ये नादिर शाह का अपना हो जाता। राजा महाराजा यहाँ तो अपना हो गया यहाँ पे। भारत की सीमा यहाँ तक होती, ईरान तक, चाबहार बंदरगाह आज हमारा होता। पेट्रोल वेट्रोल खरीदना नहीं पड़ता। हम लोग ठंडी के दिन में पेट्रोल फूंक के आग तापते। और कौन जी, सस्ता बैल सोना तो CRP टॉलस टांगा।
नादिर समझ में आ गया? सादत खान क्या हो गया? मर गया। लेकिन इसको सोना चांदी बहुत दिया गया था। किसको? सादत खान की पत्नी को। तो इसके पास सोना चांदी आ गया, मुगलों के पास से लूटा हुआ एक्स्ट्रा। अब सादत खान के बेटा देखेंगे तो सफदरजंग और सुजाउद्दौला, सफदरजंग और सफदरजंग, सफदरजंग और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, इन दोनों में सत्ता के लिए लड़ाई हो गया, हम राजा की तुम राजा। सफदरजंग बकलोल निकला, सुजाउद्दौला ठीक ठाक निकला। तो सुजाउद्दौला गद्दी पे बैठा। कौन बैठा? सुजाउद्दौला गद्दी पर बैठता है। और सुजाउद्दौला जब गद्दी पर बैठता है तो इसने शासन संभाला, पैसा की कोई कमी नहीं रही। लेकिन ये क्या किया, यहां बिहार में लड़ाई हो गई अंग्रेजों के मीर कासिम से। किसे? मीर कासिम से। अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। तो मीर कासिम अपने आप को मुंगेर लेके चला आया, कहा कि ना तुम लोग के साथ रहेंगे ना तो तुम छल कपट करके हमको मार डालेगा सब, तुम लोग हम अलग रहेंगे। तो अंग्रेजों ने दौड़ाए सब लड़ने के लिए। किसको? मीर कासिम को। कहा कि सुन, तो मीर कासिम का रुक, हम अपने संगतिया को लेके आएंगे। तो उसका दोस्त कौन था? सुजाउद्दौला। कहा कि भाई चलो तो मारल जाओ। तो इस सुजाउद्दौला और मीर कासिम दोनों मिल के आकाश की अब अंग्रेजों को मारेंगे। तो ई कहा सुजाउद्दौला अवध का कौन था उस समय? कहा कि हमारा एक दोस्त दिल्ली में है, शाह आलम द्वितीय, हम उसको भी बुला के लाते हैं। बाहरे बाबू बाह, अंग्रेज मारने आए थे तो किसको? ई दोस्ती के लिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इसकी दोस्ती थी दिल्ली के नवाब साहब। ये तीनों मिल के आया सब मार करने। बक्सर की लड़ाई 1764। कौन सी लड़ाई में? बक्सर। कितनी सेना? तिलगुट सेना। और तिलगुट सेना हार गई। तिलगुट सेना क्या हो गई? हार गई। सादत खान अधीनता स्वीकार कर लिया अंग्रेजों की। अब उसके बाद नॉर्मल अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हारो बक्सर की लड़ाई में, बिना मतलब आया था, बिना मतलब लड़ाई करने आया था। तुमको क्या लगता है टेक्नोलॉजी से अगर समझौता करेंगे तो हार जाएंगे? वो बंदूक लेके लड़ रहा है, अरे भाला लेके घूम रहे हैं। समझना ही नहीं गया? अजीब हाल है अंग्रेज सबसे। अंग्रेजों के पास पैसा भी था, सब कुछ था अंग्रेजों के पास। तो 1764 के तिलगुट के युद्ध में हार गए। फिर अंग्रेजों ने इनसे कहा कि आप सहायक संधि स्वीकार करिए। सहायक संधि कि हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी सेना की ट्रेनिंग देंगे, हमारी एक सेना की टुकड़ी रहेगी आपके महल में और आपकी सुरक्षा करेगी। और ये एक सेना की टुकड़ी रखते थे, धीरे धीरे सारी सूचना निकाल लेते थे कि इनका सेनापति कौन है, उनसे घूस लेने की परंपरा, थल सेनापति कौन है, हथियार किसके पास, धीरे धीरे सारी जानकारी निकाल लेते थे। अब इसमें कोई बढ़िया नवाब बचा ही नहीं। किसमें? अवध में कोई बढ़िया नवाब बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा। यहाँ पे सादत खान सोसाइटी कर लिए, दूसरे के लड़ाई में जाके अपने फंस गया। अब बाकी सब सहायक संधि स्वीकार किया सब। अंग्रेजी सेना रखते थे सब, और उन रखने के बदले उनको पैसों देते थे सब। अब समझ रहे हैं? सेना की एक टुकड़ी रहेगी, उस टुकड़ी के लिए भी क्या देना था? पैसा देना था सहायक संधि में। तो ये चलते रहे। यहाँ पे आगे बढ़े तो सहायक संधि के बाद अब कई शासक आए। लास्ट शासक का नाम था वाजिद अली शाह। इसकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली। अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत सेना घुसा दिया, सारी जानकारी ले लिए सब, पता चल गया कि इनका धन कौन है, इमरजेंसी में कौन काम आएगा, कब आएगा, धीरे धीरे पता चल सकता। बैकअप में इनसे मांगेंगे, उनको साइड किया। सोना होना यहाँ पे है, जो पैसा रखता है कोषाध्यक्ष को मिला लिया कि युद्ध में तुमको पैसा नहीं देना है। हथियार जिसके पास है उससे मिला लिया। अस्तबल यानी जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसको पता लिया कि भाई एक काम करना, युद्ध के 2 दिन पहले घोड़ा के खाना में दवाई मिला देना, सब घोड़ा बीमार पड़ जाए। लड़िए नहीं पाएगा घोड़ा सबसे तेज बीमार पड़ते हैं सब, सबसे तेज घोड़ा बीमार पड़ते हैं सब यहाँ पे। एकदम अच्छे रहेगा, 10 मिनट में मर जाएगा। घोड़ा बैठ जाएगा तो सांसें फूल जाता है उसका, जहां घोड़ा बैठ गया सांस फूल जाएगा उसका। नहीं बैठ भी नहीं करता है घोड़ा, देखिएगा ना, नहीं बैठेगा। खाना खाएगा तो खड़े खड़े खाएगा, और चारों सोएगा तो खड़े सूता है, खड़े सूत जाता है वो। बैठेगा तो मर गया वो। घोड़ा बैठते नहीं, सब लेट जाते हैं। सही से बीमार पड़ जाएगा ना तो लेट जाएगा ऐसा, उसका नहीं इलाज करें तो मर। तो चारों ओर से मिला लिया। बेगम हजरत महल मतलब वाजिद अली साहब को लग रहा था कि उनके पास सत्ता है, सेनापति उनका मिला हुआ, कोषाध्यक्ष मिला हुआ, हथियार वाला मिला हुआ, अस्तबल वाला सब मिला हुए थे सब। अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड डलहौजी आया। कौन आया? लॉर्ड डलहौजी। कहा कि ये वाजिद अली, तुम शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, हमको दे दो अपना साम्राज्य, हम शासन करेंगे। ले लिया किसका शासन? वाजिद अली साहब। कहा कि तुम यहाँ की जनता पे शासन अच्छा नहीं कर रहे हो, हमको दे दो सत्ता। और जबरदस्ती ले लिया शासन। किसे? वाजिद अली साहब। वाजिद अली साहब को जेल में डाल दिया। वाजिद अली साहब को जेल में। और इतना बड़ा नवाब था, उसको वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई टेंशन से। यार हमारी नवाबी खत्म हो गई, नीचे बैठेंगे हम। कूल यहाँ वही था सब।
नवाबे था सब एकदम यहाँ पे। उसको जब अंग्रेज आया तो जूते नहीं पहना, उसका नौकर जूता नहीं पहना था ना यहाँ पे, तो कहा हम नवाब हम ऐसे गिरफ्तार होंगे, भागेंगे क्या लिए, हम नवाब है, हम जेल में लेके गए सब उनको, जेल में गंदगी उंदगी देखा, टेंशन में बेचारा मर गया। कहता इससे अच्छा जिंदगी तो ऊपर जाके जिएगा आदमी। आज भी लोग कहा जाता है कि ज्यादा नवाबी झाड़ रहे हो। नवाब कहाँ के थे सब? हाँ, अवध के। इसकी पत्नी बेगम हजरत महल, इससे साम्राज्य भी छीन लिया गया और इनके पति की भी मृत्यु हो गई। अभी भड़क गई पूरी तरह से। और जब 1857 की क्रांति आया ना, तब इनको देश याद आया। 1857 की क्रांति आया तो देश याद आया, हम भी मारेंगे अंग्रेजों को। रहे तो बहुत लेट हो गया, हम भी मारेंगे अंग्रेजों को। तो हो गया 1857 की क्रांति में। लखनऊ से कौन आंदोलन किया? बेगम हजरत। बेगम हजरत महल का दिमाग इतना था कि इनकी नौकरानी सोना सुखाने छत पे ले जाती थी, सोना ले जाती थी जब छत पे सुखाने, जब लेके आती थी सब ना, तो तौला जाता था, ले जाने के टाइम पे तौला जाएगा, ले आने के टाइम पे भी वापस तौला जाता था सोना कितना लाए, तो उसमें कुछ कम हो जाता था। तो कहती थी कि सूख गया है थोड़ा सा धूप में ना, सूख गया है, अचार वगैरह धूप में सुखाएंगे तो नहीं वजन कम हो जाएगा ना। तो वही उसकी नौकरानी कहती थी तो सूख गया है, तो मान लेती थी कौन? बेगम हजरत महल। तो ऐसा नहीं तो राजा रानी हुए सब। अरे भारतो गजब विचित्र जगह है, सोना सुखाने के लिए भेज रहे। हालांकि ये इकलौती महिला थी जिसको सोना पे इतना कंट्रोल नहीं था। महिलाएं सोना को बहुत अच्छा से ध्यान से रखती हैं एकदम। उन लोग का सोना बहुत पसंद होता है, महिलाओं को सोना पसंद होता है। उनको उनके पास गहना जेवर रहे तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे पुरुषों का शौक होता है ना 4 व्हीलर, बाइक, अभी के टाइम पे ना बाइक, हाँ देखो कह रहा है बोलो रो। जैसे पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष जैसे जैसे आप लोग का अभी शौक है बाइक का, आप कुछ साल बाद बाइक से खत्म हो जाएगा, किस पे चल जाएगा? 4 व्हीलर। वैसे अभी आप लोग का शौक है कपड़ा उपड़ा, खूब रंग बिरंग का कपड़ा रहे, और उसके बाद चल जाएगा शौक सोना पे, एकदम खूब मोटका मोटका सोना रहे एकदम। सबका अपना अपना पसंद होता है इन लोग को। लेकिन ये पता नहीं कैसे बकलोल थी कि सोना सुखाया जाता था। हाँ नहीं, वो तो सिराजुद्दौला था, तो सुजाउद्दौला है, वो अलग है, नाम अलग अलग है। अवध समझ में आ गया? अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया या नहीं? पहले नवाब सादत खान, अंतिम नवाब वाजिदुद्दौला, इनकी पत्नी बक्सर के युद्ध में कौन भाग लिया? सुजाउद्दौला। कौन भाग लिया? सुजा हुआ था सुजाउद्दौला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पहले नवाब का नाम सादत खान को बुरहानुल मुल्क कहा जाता था, बुरहानुल मुल्क। तो इन्होंने स्थापना किया था, नादिर शाह इनको कचर के चल गया, यहीं से मयूर सिंहासन उठा के लेके चला गया, और कोहिनूर हीरा भी यहां से लेके चला गया। समझ में आ गया? अवध समझ में आ गया? तो अब अवध के आगे हम हैदराबाद बढ़े, निजाम। अब हम निजाम की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, मराठों के जस्ट नीचे का एरिया, ये कौन था? मराठा। ये मराठा थे, ये तो हो गया दिल्ली, ये अवध, यहां पे, यहां थे हैदराबाद। हैदराबाद यहां कौन थे? हैदराबाद, हैदराबाद या निजाम। तो हैदराबाद के शासकों को निजाम कहा जाता था। इन्हें चिंकलीज खान की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? चिंकलीज खान। तो बुरहानुल मुल्क की उपाधि अवध के नवाब सादत खान, और निजामुल मुल्क को, जो निजाम थे उनको चिंकलीज खान। तो हैदराबाद में राजा को क्या कहा गया? निजाम। क्या दिया गया? निजाम। चिंकलीज खान, चिंकलीज खान, चिंकलीज खान की उपाधि दी गई यहां पर। अब ध्यान से समझिए, यहां पर ना ये हैदराबाद जो था, ये अंग्रेजों की चाल में सबसे अच्छे से फंस गया। ये मद्रास और ये कर्नाटक का एरिया था, इसे कर्नाटक कहा गया। आज का कर्नाटक नहीं, ये अलग कर्नाटक। यहां पे कौन थे? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने देखा कि भैया हमको लड़ना किससे? यहां तो सबसे लड़ना ही है, यहां क्या करना है? सबसे लड़ना है। हैदराबाद से लड़ो, मराठों से लड़ो, दिल्ली से लड़ो, मैसूर से लड़ो, सबसे लड़ना ही है। हैदराबाद को कैसे हराया जाए? तो देखे सब अंग्रेज कि हैदराबाद का तो अपने मराठों से दिक्कत चल रहा है। हैदराबाद का किसे दिक्कत चल रहा है? मराठों। अब मराठों में 2 पेशवा थे जो हैदराबाद को नाश दिए थे। एक बाजीराव प्रथम, और बाजीराव। इन्होंने पालखेड़ा के युद्ध करके और झलकी की संधि किया। कौन सा युद्ध? पालखेड़ा का युद्ध, और कौन संधि? झलकी की संधि। झलकी की संधि। और निजाम को
मुंशी शिवगांव की संधि तो यहां ना होगा जी। अच्छा यहाँ को हो मुंशी शिवगांव यहां होगा, या इन्होंने किया था झलकी की संधि, यहाँ झलकी की संधि, झलकी की संधि, और वहां पे क्या किया था मुंशी शिवगांव। कोई पढ़ाएगा आप लोग को, मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। और ये दो संधियों के बाद कंप्लीटली मराठा किसके हैदराबाद किसके अधीन में आ गया, मराठों के। तो मराठों ने पहले मुंशी शिवगांव की संधि किया, इसकी शक्तियां कमजोर किया, और झलकी की संधि के तहत कंप्लीटली इसको डोमिनेट कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या आया, 1761 में नादिर शाह के सेनापति उधर से चलाया अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया किसे, मराठों। अब हैदराबाद खुश, हैदराबाद क्या हो गया खुश कि भैया हम हमको बहुत आए थे हराने के लिए, सरदेश मुखी या चौथ नामक कर लेने लगते थे जहां तहां, जाइए हार गए यहाँ पे, तो ये अपने स्वतंत्र होने लगे। तो मराठे इस पे फिर दबाव बने, कहा कि इतना भी दिन नहीं गिर गया हम लोग का कि तुमको स्वतंत्र कर देंगे। फिर इसको क्या करने लगे, सब मारने लगे। ये चल गया अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों ने कहा कि हमको कुछ पैसा दो, हम अपनी सेना की एक टुकड़ी तुम्हारे यहां रखेंगे सहायक संधि के तहत, उस सेना का खर्चा तुम उठाना। ई बकलोलवा अपना लिया सहायक संधि, समझ में आ गया। अपने जेब से सैलरी देता था उन सैनिकों को, अब वो सैनिक इनकी A to Z चीजों पे नजर रख लेते थे। अंग्रेजों का कहना था कि भाई हम गुलाम नहीं बनाएंगे, हैदराबाद को अगर गुलाम बना लेता तो कोई सहायक संधि एक्सेप्ट ही नहीं करता। कहा कि देखो हैदराबाद पे कोई आक्रमण नहीं करेगा क्योंकि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, और इनसे जितना धन दौलत ले सकते थे अंग्रेज लिए। अंग्रेजों ने देखा कि भारत का आदमी मतलब अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मतलब एक होता ओरिजिनल प्रतिष्ठा, एक होता दिखावटी प्रतिष्ठा। कहा भारत का आदमी दिखावटी प्रतिष्ठा में ज्यादा है, यानी राजा को बस गद्दी पे बैठाए रहो, नीचे की जमीन घसका दो, समझ में गया। तो कहा कि हैदराबाद आप बैठे रहिए चुपचाप, हमको धन दौलत देते रहिए, जितना मन उतना सोना लूटा, सब जितना मन किया सका आपके यहाँ हम व्यापार करेंगे और किसी कंपनी को आने नहीं देंगे। हैदराबाद का निजाम मांग रहा है, मान गया सारा बात, हैदराबाद का निजाम, समझ में आ गया कि नहीं। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, निजाम की गद्दी पे कभी आक्रमण नहीं किया और ना ही किसी और से आक्रमण कराएं। तो दूसरे राजा को भी लगा ये सहायक संधि अच्छा चीज है, समझ में आ गया। तो सहायक संधि एक ऐसा चीज था, होम्योपैथिक दवाई था, धीरे धीरे मार रहा था आपको। और सहायक संधि अपनाने के 10 साल बाद तो आप तो युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं थे, आपका सारा सेनापति से लेके A to Z सब चीज मिल गया था, क्योंकि भारत में हर इंसान को व्यक्तिगत स्वतंत्र चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बिहार में तो मत पूछिए, हर गली में एक आदमी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सपना लेके घूम रहा है। 2-4 गली के बाद देखिएगा ना कोई कहेगा हम मुख्यमंत्री रहते तो ऐसा कर देते। अरे भाई साहब तुम कभी वहां बैठ के देखो, तब समझ में आएगा असली पावर तो IAS अधिकारियों के पास है, समझ में आया। सचिव लोग के पास ही असली पावर, मंत्री के पास नहीं। देखे अभी शिक्षा मंत्री के पाठक में बन गया एकदम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मंत्री सब भी बहुत होशियार होते हैं ना वो एक स्कीम निकाले, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी उनके हिसाब से काम करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी कोई पद दे देंगे। पर्यटन विभाग को आप देखते रहिए, समझ में कि नहीं। पर्यावरण विभाग देखिए, पर्यावरण विभाग अगर आपको दे दिया जाएगा तो जितना बालू खनन रोक दीजिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब देखिए फिर आपको फायदा पहुंचना कैसे चालू होता है। अरे करना क्या है कि इससे मछलियों को नुकसान हो रहा है, वहां रोकिएगा, तुरंत आपके टेबल पे फायदा पहुंचना चालू हो जाएगा। हो गया यहाँ पे। तो जिन अधिकारियों को चाहिए रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, आइए सरकार के हिसाब से काम कीजिए, समझ में रहा है। तो बताइए सहायक संधि अपनाने वाला पहला आदमी हैदराबाद। अंग्रेजों ने इसे बचाया कि नहीं बचाया था हैदराबाद। अब जब देश आजाद हो गया तो हैदराबाद का जो निजाम था, कहा कि हम तो भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे। तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को किसमें मिला लिया, भारत। हैदराबाद को किसमें मिला लिया, भारत में मिला लिया। एनी प्रॉब्लम। और बेला कह रहा था हम पाकिस्तान में जाएंगे, कैसे वो जाता कैसे, हाँ बीच में रहता, वैसे ही कहता कि हम बीच में रहेंगे, ऐसे ही हवाई जहाज से जाएंगे आएंगे, ऐसे जाएंगे हवाई जहाज से आएंगे जाएंगे। जैसे अंडमान निकोबार कैसे हम लोग का बहुत दूर है, कहा कि वैसे ही रहेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि इतना तकलीफ क्यों करोगे, लाओ हम तुम्हारी दूरियां खत्म कर देते हैं। सरदार पटेल ने क्या कर दिया, मिला लिया। कौन ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन पोलो। तो अंग्रेजों की सहायक संधि अपनाने वाला पहला राजा हैदराबाद का नहीं, बाकी धीरे धीरे सबने अपना लिया था। लेकिन ये बहुत खराब नीति थी अंग्रेजों की, समझ आ गई नहीं। अमेरिका भी यही करता है आज भी, आप अमेरिका के साथ रहिए, आप पे कभी हमला होने नहीं देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मार देगा। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने यही नहीं किया, कहा कि पाकिस्तान मेरा दोस्त है। अब भारत कभी पाकिस्तान से उतने मजबूती से नहीं लड़ पाता, अमेरिका चलाता है, हथियार देता है, हथियार का पैसा लेता है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ दिया, समझ में आ गया कि नहीं। तो पाकिस्तान होशियार निकला, चाइना को बुला के बैठा लिया। चोर के घर में चोरी। जिस देश की बुनियाद ही बेईमानी के आधार पर रखी गई हो, उससे बेईमान कौन हो सकता है। तो अमेरिका को बगल में किसको लेकर बैठा दिया, चाइना।
अब वो अमेरिका भी परेशान है कि यार पाकिस्तान को ज्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं, नहीं तो चाइना की गोदी में बैठ जाएगा। अब भारत का भी कहना है यार इसको खाए पिए भर जिंदा रखते हैं, तो पूरा भिखारी हो जाएगा ना, चाइना की गोद में बैठ जाएगा। और चाइना कह रहा है कि हमारा दोनों से फायदा है। समझ में आ गया कि नहीं? हमको दोनों से फायदा है। हम लोग चाइना की कमर तोड़ दे लोग 5 साल के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है ना, चाइना में लेबर जो है ना, लेबर वो पहला कि स्किल्ड मिलते हैं, दूसरा नौटंकी नहीं करते हैं। 3 चीज खासियत है। स्किल्ड लेबर मिलेंगे, जो काम कहिएगा बोल के चल जाइएगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हमारे यहाँ अगर आपको टेंशन लेना है ना, तो घर में कोई काम कर चले, चाहे वो बढ़ई का काम स्टार्ट कीजिए, पेंटर का कुछ काम स्टार्ट कीजिए, बिना मतलब आपको टेंशन मिलना ना चालू हो ना, तब कहिएगा एगो हैंडपंप गड़बड़ी ना हेन्ने मुंह कर देगा। फिर बोलाइएगा चाचा मुंह हेन्ने हुई हो, कोनो बात ना, फिर खोल देते नहीं, फिर खोलेगा 500 भाई कितना भाई 500 हो गया। आपको भारत में टेंशन लेना है ना, कोनो काम करा के देख लीजिए, आप ना टेंशन मिल जाए तब आप कहिएगा यहाँ पर। और वहां पे क्या है, ऐसा नहीं है, सारा काम डिजाइन के हिसाब से करेगा सब वहां पे। समझ आएगी नहीं? यहाँ पे हमें यहाँ खूंटी ठोकवा के देखिए ना, जो ऐसे होता है ना कपड़ा टांगने वाला खूंटी, आप बस किसी से खूंटी टांगवा के देखिए, हैंग एंड ठोक देगा, टेढ़ कर देगा वो। वहां वाटर लेबलिंग वाला लाएगा, पूरा मिलाएगा, फिर स्टिकर साटेगा वहां पे, यहाँ निशान मार देगा, ड्रिल करके फिर पहना देगा यहाँ पे। तो हम लोग के पास ये समस्या है। दूसरा हमारे यहाँ ना छोट मोट नेता हर एरिया में है सब, हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री बंद करो। बिहार की फैक्ट्रीज कैसे बंद हो गई? हर 2 दिन पे हमारी मांगे पूरी करने वाले। तो हम लोग चाइना को काउंटर कैसे करेंगे? यहाँ कोई फैक्ट्री वाला आता है, डिराइलर रहता है कि भाई जब कभी स्ट्राइक मार देगा उसमें। तो हैदराबाद कहाँ मिलना चाहता था? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पोलो ऑपरेशन, पोलो चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद के निजाम को भारत में क्या कर दिया गया? मिला लिया गया। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे हम पढ़ेंगे कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, बंगाल, नेपाल, बर्मा। बस थोड़ा सा पढ़ना है। समझ रहा कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा। उसके बाद हम चलेंगे 1857 की क्रांति में, और गांधी युग जैसे होगा। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में 2 चीजें, एक गांधी युग है, एक समाज सुधार है। खत्म नहीं, बाकी है क्या? गांधी युग, समाज सुधार। 1857 की कल क्या करेंगे? कल क्रांति नहीं हो पाई।